Okay, good morning, student. So today I am going to start the application of dimensional analysis. Okay, so application of dimensional analysis. So लास्ट क्लास में जो मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस ये सब पढ़ाया, तो एक्चुअल में पढ़ाया क्यों ये भी तो आपको पता होना चाहिए। इसका आप यूजेस कहाँ करोगे, कहाँ इसका यूज है, कहाँ इसका एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट इसका यूज़ है ना बच्चे, जो फर्स्ट यूज़ है वो है जब आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। इज इट विजिबल ना, इज इट विजिबल टू एवरीवन प्रॉपर्ली? जस्ट कंफर्म मी द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट? Okay, so first is what if you want to convert a one physical quantity from the one system of unit to another system। आपको मैंने वीडियो शेयर किया था यूनिट्स का, है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाया था। तो वहाँ आपने देखा होगा कि CGS था, MKS था, FPS था। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम लोग बात किए। और मेनली जो है सो ऑल ओवर द सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं दैट वन इज द SI यूनिट, है ना। तो हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा है। मान लो आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कन्वर्जन करना है ना। तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए ये हेल्पफुल मेथड है, आप डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हो। तो पहला एप्लीकेशन मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है बच्चे? फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit to other, ठीक है ना। आप किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब आप कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पे ये इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले बात, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड का बात करूँ, इफ आई एम राइटिंग द मैग्नीट्यूड, बहुत ही बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। तो बेसिक चीज़ें मैं लिख रहा हूँ तो उसमें दो चीज़ें होता है बच्चे। एक तो होता है न्यूमेरिक वैल्यू और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चे? यूनिट। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि दिस वन इज द रॉड, एक रॉड हम लोग लिए बच्चे, ठीक है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ इस रॉड को आप MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करो। तो किसी बच्चे ने स्केल से मेजर किया और मुझे बोलता है कि सर इसका लेंथ तो 2 मीटर है, इसका लेंथ जो है सो 2 मीटर है। ऐसा मैंने एक कोई चीज़ दिया था, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसको आपको मैंने बोला कि लेंथ मेजर करके बताओ बेटा, तो आपने मेजर किया और मुझे बोला 2 मीटर। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि L इक्वल टू 2, ये इनकम्प्लीट हो गया। सिर्फ आप न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बोल सकते। व्हाट इज दिस? दिस इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। ये है आपका न्यूमेरिक वैल्यू। तो आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू बोलोगे तो क्या पता चलेगा? आपने 2 सेंटीमीटर बोला या 2 मीटर बोला या 2 किलोमीटर बोला, कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आपको क्या करना होता है, आपको इसके साथ क्या जोड़ना होता है? यूनिट। इसके साथ आपको यूनिट लिखना होता है। तो कहने का क्या मतलब है सर? कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो उसको आप लिखते हो n इंटू यू के फॉर्म में। n क्या है बच्चे? न्यूमेरिक वैल्यू। और u क्या है आपका? यूनिट। अब देखो जरा, मैं एक ही सब्सटेंस लिया, जैसे कि मैंने यही लिया है, एक ही मैंने ऑब्जेक्ट लिया है जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ 2 मीटर है। अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखो, यही सेम लेंथ को आप चाहोगे तो सर हम लोग इसको सेंटीमीटर में लिख देते हैं। इसको सेंटीमीटर में, इसको मैं ऐसे समझाने के लिए लिखा था, तो इस चीज़ को हटाओ। अगर हम लोग सेम इसको बोल रहा हूँ लिखने के लिए, तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग 200 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो देखो आपका न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो गया। अगर आपने u चेंज किया
तो ये चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो N1U1 होगा वो होगा N2U2 का। अब किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये N1U1 क्या लिखा। मैं लिख रहा हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड units first system of unit is equal to numeric value on second system of unit and the unit of that system। ऐसे आपको लिखना होता है। तो ये चीज़ें वैलिड होती है, ये चीज़ें वैलिड होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे ले रहा था, जैसे कि आपने लिखा 2 मीटर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 200 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सबको नोन है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो देखो आप, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस नहीं पढ़ाया था, आपको मैं डायमेंशन नहीं पढ़ाया था तो आपको कन्वर्ट करना नहीं आता। ये हम लोग बचपन से आता है, क्लास 6-7 से हमें पता है कि 2 मीटर को अपन 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है कि नहीं। चाहे आपको मैं बोलूं कि बेटा 1 केजी को क्या लिखोगे, आप तो बोलोगे सर 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। आपको पहले से ही, दिस इज एमकेएस बच्चे, ये एमकेएस सिस्टम है, ये एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये क्या है सीजीएस सिस्टम। आप अभी पढ़े हो एमकेएस सीजीएस, लेकिन आपको ये चीजें पहले से करने आता है, आप बचपन से ये करते आ रहे हो, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व किए हो। लेकिन क्या है ना कि आपको मैं अगर बहुत ही उटपटांग सा भी चीजें दूंगा, देखो क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आप फंस जाओगे। यहाँ आप क्या अप्लाई करो, कॉमन सेंस, नॉर्मल अर्थमेटिक्स एंड कॉमन सेंस। आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई कर करके और चीजों को कन्वर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, एक ठीक ठाक क्वेश्चन दूंगा तो आपको लगेगा। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वांटिटी ले लिया, मैं एक क्वांटिटी लिया, कोई भी क्वांटिटी लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक क्वांटिटी क्यू लिया, और आपको क्यू का मैंने डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है। क्यू का जो डायमेंशनल फार्मूला है बेटा वो ऐसा है, MA LB एंड TC, इस तरह का आपको दे रखा है फार्मूला, समझना। देखो मैं आपको एकदम लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप जब बुक्स पढ़ोगे ना बड़ा ही उटपटांग तरीके से गिवन है, आप समझना इसको, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी क्वांटिटी क्यू लिया और उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बेटा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप देखो कैसा है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। आपको जैसे कि आपने लिखा कि यहाँ पे N1U1 इज इक्वल टू N2U2 है। देखो बच्चे ऐसा है, सर हमें चाहिए N2, जनरली आपको N2 निकालना होता है। आपको क्या निकालना होता है N2। आपको 1 मीटर दे रखा है, पूछेगा कि सेंटीमीटर में कितना होता है, आप 200 सेंटीमीटर अभी आप बोल सकते हो, लेकिन कभी कभी नहीं बता पाओगे तो उस समय आपसे मेनली N2 पूछा जाता है। तो अगर इस क्वांटिटी की बात करें, इफ वी हैव अ क्वांटिटी Q, उस केस में अगर मैं बात करूं कि N2 क्या होगा बच्चे, तो आप बोलोगे सर N2 तो बहुत आसान है, N1 हो गया, N1 हो गया। हाँ अब ये हो जाएगा सर, यहीं से आप लिख सकते हो, देखो N2 इक्वल टू क्या लिख सकते थे आप, N2 इक्वल टू लिख सकते थे N1 इंटू U1/U2, लिख सकते थे कि नहीं, यहाँ से लिख सकते थे कि नहीं सर, हाँ ना बोलो यार, लिख सकते थे कि नहीं, यस। सो वी कैन राइट लाइक दिस, तो मैंने वही लिखा है। आपको मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा डायमेंशनल फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं N1 और यहाँ M1 डिवाइडेड बाय M2 टू द पावर A। अब ये M1 M2 सब क्या है मैं आपको लिख देता हूँ, L1 by L2 to the power B and T1 by T2 to the power C। ये फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला। मैं इसको रेड कलर के बॉक्स में डाल देता हूँ, ये बहुत काम आने वाला है आपका यूनिट कन्वर्जन में, ये बच्चे बहुत ज़्यादा काम आने वाला फार्मूला में से, ठीक है, ये आपका बहुत काम आएगा, ठीक है, समझना आप। अब जो है एक मिनट बच्चे, यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कुछ स्क्रैच हो रही है, चिपक रहा था ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ऐसा देखा कि ये फार्मूला है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अच्छा इसमें सर मतलब आपने नहीं बताया, आपने ये बहुत सारा लिख दिया। यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे कि मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, आप लोग गौर करना इस फार्मूला में। ये जो N1 है ना बच्चे, ये N1 है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, ठीक है सर। और ये U1 जो है, ये U1 जो लिखा हुआ है बच्चे, ये यूनिट ऑन सिस्टम 2 सिस्टम 1 है, ये यूनिट, ये है यूनिट, यूनिट इन S1, S1 का मतलब सिस्टम 1, ठीक है ना। ये है आपका यूनिट इन S2,
सिस्टम 2। फिर से आपका देखो ये चीज़ें तो पता चल गया। यहाँ पर मैं बात करूँ M1 क्या है, तो M1 जो है बच्चे आपका ये है आपका यूनिट ऑफ मास। ये क्या है? यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 1। M2 जो हो जाएगा फिर से क्या लिखोगे? यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 2। फिर अगर मैं इस तरह से लिखूं L1, तो L1 क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ इन S1 है। L2 क्या है बच्चे? L2 है आपका यूनिट ऑफ लेंथ इन S2। S2 बोले तो सिस्टम 2, ठीक है ना। फिर T1 जो है वो क्या है? यूनिट ऑफ टाइम इन S1। T2 क्या है बच्चे? यह है आपका यूनिट ऑफ टाइम इन S2, ठीक है ना। तो आप हर एक चीज का आपको मतलब पता चल गया, यहाँ जो टर्म्स है सबका मतलब पता चल गया। एंड दिस इज अ फार्मूला जो रेड कलर के ब्रैकेट में रखा हुआ है बच्चे, ये फार्मूला है। अब मैं आपको ना कुछ बेसिक चीजें कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके, अब लुक एट दिस। इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल, मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल से आपको कराना सिखाऊंगा। तो पहले मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल में क्या लेता हूँ जो आपके लिए नोन है। जैसे यू ऑल नो दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है ना। ये सबको पता है, क्लास 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। तो आपके पास क्वेश्चन कैसा आ सकता है? ये क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा आया, मान लो कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू, अब न्यूटन कैसा है? ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट है। 1 न्यूटन इनटू डायन। आपको पता है फोर्स का जो है सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चे? सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, डायन होता है। तो आपको पूछ रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, है ना। आपसे पूछ रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। क्लियर है? तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैं बार बार लिख देता हूँ। अभी शुरू से मैं लिख रहा हूँ। N2 इक्वल टू फॉर्मूला है N1 M1 M2 टू द पावर A। फिर था हमारे पास L1 बाई L2 टू द पावर B, और फिर था T1 बाई T2 टू द पावर C। ये फॉर्मूला था, ठीक। जरा फोर्स है बच्चे, ये किस चीज का यूनिट है? फोर्स का है। तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ जो क्वांटिटी फोर्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर फोर्स का तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता है, कल बहुत बार लिखा है, MLT टू द पावर -2। तो यहाँ पे 1 है। जब आप इसको कंपेयर करोगे, इससे आप कंपेयर करोगे M टू द पावर A, L टू द पावर A, B एंड T टू द पावर C, इससे अगर कंपेयर करते हो तो व्हाट यू आर गेटिंग? You are getting here the A is equal to 1, B is equal to 1 and C is equal to -2। ये वैल्यूज मिल गई आपको। अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग। तो अपने को क्या चाहिए बच्चे? N2 चाहिए। अपने को क्या चाहिए? N2। तो हमें N2 चाहिए, ठीक है सर। देखो N2, अब यहाँ हम लोग को किसको कन्वर्ट करना है? हम लोग को था 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच? डायन। मतलब क्या था कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो आपको कुछ चीजें पता है, N1 पता है कितना है? 1। तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। वैसे नहीं भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो N1 के जगह पर आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। अब देखो N2, अब N2 आपको निकालना है, ये निकालना, देखो ये तो वैकेंट है ना, तो ये N2 निकालना, तो इसलिए हमने N2 का फार्मूला लगाया। मैं आपको एक पहला कर रहा हूँ इसलिए इस तरह से छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी भी करना होना चाहिए। आप देखो या M1 क्या था मैंने बताया था, इट्स अ यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 1। तो यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 1 क्या होता है? kg होता है सर, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 2। तो यहाँ सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस में मैं आपको जब यूनिट पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि वहां पे सीजीएस में यूनिट ऑफ मास क्या होता था? ग्राम। तो आप ग्राम लिख दोगे। पावर क्या लिखोगे? 1। फिर यूनिट ऑफ मास ऑफ लेंथ इन सिस्टम 1, लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है सर। और यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ इन सिस्टम 2 तो क्या होता है? यहाँ पे सेंटीमीटर होता है सीजीएस में। फिर देखो यूनिट ऑफ मास ऑफ टाइम, यहाँ एस होता है, जिसका पावर भी 1 लिखोगे। देखो बी का वैल्यू कितना आ गया है? 1 आ गया कंपेयर करने से।
और यहाँ पे भी क्या होता है, सेकेंड ही होता है, और पावर क्या है -2। ऐसे हो गया। अब देखो बच्चे कुछ चीजें आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इस दोनों का यूनिट सेम रखना है। तो N2 इक्वल टू, ठीक है 1 आ गया, मल्टीप्लाई 1 ग्राम, यहाँ पे 1 kg है, मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा है 1 kg, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखना है 1 ग्राम। अब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम से, 1000 ग्राम बाई ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर खा गया, मल्टीप्लाई 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, 1 बाय 1 सेकेंड, सेकेंड कट गया, पावर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। इसका पावर सबका क्या था 1 ही था, सबका पावर क्या है बच्चे 1 ही है, इसलिए हम लोग को सिंपल 1 रख देना है, और इसका पावर -2 है, वैसे भी कट के 1 हो गया, 1 का पावर समथिंग क्या होता है वही होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर हो गया सर 1 2 3 4 5 5। अच्छा सर इतना टाइम हो गया, इतना टाइम क्लियर है कि नहीं बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ तो हाँ एक्चुअल में क्या हुआ, ये N2 का नॉमिनल वैल्यू है, ये N2 का वैल्यू आया, आप इसको यहाँ पे डाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आप देखो यहाँ पे तो डाइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे सिर्फ N2 का वैल्यू निकल गया, N2 का वैल्यू निकल गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर डाइन। किसी किसी बच्चे को लगा होगा सर नहीं समझ में आया, किसी किसी बच्चे को जरूर अभी भी लगा होगा कि सर उतना बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ, एक और एग्जांपल ले ले तो मजा आ जाएगा, ऐसा लग रहा है किसी को? एक और एग्जांपल लिया जाए या आगे बढ़ा जाए, तुम लोग बोलो। एक और ठीक ठीक ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो 2 क्या है, देखो कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से, अभी तो स्टार्टिंग है ना, अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। अगर मैं बोलूं कि इसको आप फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करो एफपीएस में, मैं क्वेश्चन क्या लिख देता हूं, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्या कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the acceleration due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या मैं पूछ रहा हूं कि गिव इट्स वैल्यू इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है? मैं आपको बोला हूं कि पहले आपको देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है बच्चे, ये ऐसा यूनिट है, और फीट पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ये एफपीएस यूनिट है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपको एफपीएस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है सर, कोई बुराई नहीं है सर, आराम से कन्वर्ट कर सकते, देखो कैसे करें सबको देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहली बात क्या है कि हमें सर पता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, मैं फिर से बेसिक से कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था। सर आपने N1 दे रखा है 9.8, यस 9.8, और U1 मैंने दे ही रखा है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। N2 आपको पता करना है तो मैंने यहाँ पे इसलिए N2 ही लिख दिया, और यूनिट इसका क्या है फीट पर सेकंड स्क्वायर, फीट पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोग, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? अच्छा हाँ, अब आपका फार्मूला क्या था सर, फार्मूला N2 इक्वल टू था सर N1 इंटू M1 बाय M2 टू द पावर A, L1 बाय L2 टू द पावर B, एंड T1 बाय T2 टू दी पावर सी। क्या बार बार लिखना है सर? नहीं लिखना है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिखने का, आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। अच्छा सर यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो सर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या हम लोग को यूनिट लिख लेना चाहिए? यस। तो इसका m टू दी पावर 0 होता है, l टू दी पावर 1 होता है, t टू दी पावर -2 होता है। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है। आप लोग को डायमेंशनल फार्मूला पर हमने कल पीएचडी किया था, तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। और भी प्रैक्टिस करोगे, आप उस वीडियो को बार बार देख लोगे, आपको एकदम से याद हो जाएगा। इतने मजेदार तरीके से हमने पढ़ा था कि आप सबको याद हो जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से a का वैल्यू सर 0 आ गया, b का वैल्यू सर 1 आ गया, और c का वैल्यू -2 आ गया। यस। अब देखो n2 अपने को मांगता है, n2 अपने को चाहिए। n1 का वैल्यू कितना है जरा देखो इधर से, n1 का वैल्यू क्या है 9.8 सर,
9.850। इसका पावर 0 है, समथिंग कुछ भी लिखो, उसका पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 डाल दो, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना। लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ तो सर मीटर में होता था, और यहाँ पे आपने बोला है फीट में, तो मैं रख दिया ना, मैं रख दिया यहाँ पे। और पावर कितना है 1। फिर देखो टाइम सर यहाँ पर भी सेकेंड में है और उसमें भी सेकेंड है, पावर में -2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब देखो 9.8 इंटू 1 इंटू 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच फीट, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग को 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच फीट, बताओ। बड़े हो गए तुम लोग, छोटे बच्चे नहीं, ये तो पता होना चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच फीट, एक आदमी कोई बताओ, फटाफट बताओ। टाइम क्यों लगा रहा है, नेट से सर्च कर रहे हैं क्या? अरे 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच फीट, यू डोंट नो। सुनो तुम लोग ऐसा करो, आओ मेरे घर जहाँ मैं रहता हूँ उधर आओ, हम लोग चलेंगे छत पे घूमने के बहाने, वहां से तुम लोग मुझे धक्का दे देना, मैं मरना चाहता हूँ यार। तुम लोग रियली यू डोंट नो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच फीट? 3.2 फीट। ये यार बचपन से पढ़ता है आदमी, तो 7-8 के बच्चे को सबको आता है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? कोई नहीं जवाब दिया, बुरा लगा मुझे, ऐसा बुरा लगता है। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है क्या मतलब है? सीरियस नहीं हो आप? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदोगे तो उसके पीछे लिखा रहता है, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है उसके पीछे भी लिखा हुआ रहता है, तो वो तो सर आप देखते ही नहीं है बस, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है सर? यहाँ पर 3.2 फीट लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर तो फिट है ही सर, पावर में तो सर 1 ही है, ये तो ऑलरेडी कट के मल्टीप्लाई 1 ही हो गया, क्योंकि ये कट गया, पावर समथिंग टू द पावर 1 टू द पावर समथिंग 1 ही हो गया, ठीक है। इसका मतलब सर आप कह रहे हो कि 9.8 को अपन मल्टीप्लाई कर दे 3.2 से, यस 9.8 को मल्टीप्लाई कर दो 3.2 से, तो इसके लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.2, 31.36, ठीक है, 31.36। अरे कुछ मैंने गलत कर दिया, कुछ मैंने गलत किया क्या? 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.2, 31.36 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आ गया 31.36, ठीक है। मैं अप्रॉक्स लेते हुए इसको 31.36 लिखा हूँ, ठीक है। एक्सेल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होता है आपका 2.8 होता है, 3.28 पूरा प्रिसाइजली लिखते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है ना, एक मिनट, क्योंकि वो 32 आना चाहिए, मुझे लगा कि मैं एक डिजिट में लिख दूंगा तब भी हो जाएगा। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.28 ना, हाँ 32.14, ये एक्चुअल में 3.28 होता है। तो अब जो है सो अब इसका वैल्यू जो आ गया बच्चे, ये आ गया आपका 32.14, क्या आ गया 32.14। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो होता है 32.14 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सर, तो देखो ये क्या काम आएगा सर? ये रिजल्ट काम आएगा बच्चे, आप लोग याद भी रख सकते हो। ये रिजल्ट कब काम आएगा? जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पर मीटर पर सेकंड लेकर के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी और ये सब, ठीक है ना, तो उस समय आपको मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू जी का वैल्यू जो है सब कुछ फीट में दिया होगा, एफपीएस में दिया रहेगा, तो उस समय कभी कभी जी का वैल्यू यूज करना पड़ सकता है। तो जी का वैल्यू आप लोग वहां पे 32.14, और अप्रोक्सीमेटली जो बच्चे हैं ना, जैसे कि हम लोग 9.8 को 10 यूज कर लेते हैं, तो कुछ बच्चे इसको 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं। मैं भी याद रखता हूँ 32.2, इसलिए मैं इसको करेक्ट किया क्योंकि 32 से ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो है 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। सबको आना चाहिए, सब छोटी छोटी बातें आप लोग को आना चाहिए। समझ में आया सबको? बोलो हाँ ना। ओके, अब जो है सर नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि आप जो है सो नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन देखा कि टू कन्वर्ट
फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। अब जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि आप डायमेंशनल एनालिसिस करके कोई भी जो रिलेशन है, कोई भी जो इक्वेशंस गिवन है, फिजिकल रिलेशंस गिवन है आपको, फिजिक्स का जो इक्वेशंस जो फॉर्मूला गिवन है उसका आप करेक्टनेस चेक कर सकते हो कि वो करेक्ट है या नहीं, ये चेक कर सकते हो। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एक एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of given physical relation। ठीक है, कहीं पर भी कोई फिजिकल रिलेशन गिवन है उसको वो करेक्ट है कि नहीं ये आप चेक कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, इसको भी मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको पता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन है फोर्स का। आप लोगों को पता है जब मास कांस्टेंट होता है, तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये करेक्ट है कि नहीं इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या है, इस रिलेशन में जो बोथ साइड का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपका बोथ साइड, मैं इसको लिख देता हूं, इसका मतलब हुआ कि बोथ साइड्स हैविंग सेम डायमेंशन। कैसे चेक करेंगे कि LHS और RHS का जो है तो दोनों साइड, तो LHS देखो इसका डायमेंशन फार्मूला आप लिखोगे तो क्या होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला आपको पता है कि सर ये होता था mL/(2)। अब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखोगे, देखो मास का तो आप सिंपल m लिख लोगे और एक्सेलरेशन का क्या लिखोगे आप L(t)(2). अब देखो आपको कंबाइन करोगे क्या हो जाएगा mL(t)(2). तो आपको क्या पता चला कि डायमेंशन ऑफ LHS इज एक्चुअली इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ये बराबर हो। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। अच्छा, इसी चीज को क्या कहते हैं पता है, ये जो रिलेशन है इसको ही कहा जाता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। दिस इज आल्सो नोन एज होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। जो RHS का डायमेंशन LHS के बराबर होता है तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एक तो बोथ साइड डायमेंशंस हो गया और इसको एक अच्छा नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग homogeneity of dimensions। ठीक है, तो कोई इक्वेशन होमोजेनियस है, उसका डायमेंशनल फार्मूला होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब है कोई भी रिलेशन के लिए, तो उसका जो LHS साइड में जो डायमेंशन होगा वो उसके RHS साइड के डायमेंशन से मैच करना चाहिए। ठीक है ना। अब मैं एक दो और भी फार्मूला लेकर के आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई आपके लिए नोन जो फार्मूला सब है उसी का मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको ज़्यादा फील आएगा। तो मैं आप लोग ने पेंडुलम पढ़ा है कि नहीं? पेंडुलम देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे एक हिंज है, उससे एक बॉब एक स्ट्रिंग के थ्रू लटका हुआ और इसका जो लेंथ है वो मैंने ऐसा मान लिया कैपिटल L और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ जो इसका टाइम पीरियड क्या करेगा, इस तरह से स्विंग करेगा बच्चे, ये ऐसे स्विंग करते रहेगा। तो इस केस में जो टाइम पीरियड्स का रिलेशन होता है आपको मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। t इक्वल टू जो होता है वो 2π√L/g होता है। एक एग्जांपल मैंने लिया, मुझे फार्मूला कोई लेना चाहिए था तो मैंने सोचा कि ये ले लेता हूँ। ठीक है, एक और भी ले सकता हूँ, मैं आपको और भी लेकर बताऊंगा। तो ये देखते हैं ये कि डायमेंशनली करेक्ट है। टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशन तो सिंपल t हो जाएगा सर। 2π कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं हुआ क्योंकि 2π कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L लेंथ है, उसको तो हम लोग L को लेंथ ही, यहाँ पे लेंथ होता है L, पावर में कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है सर। G क्या है बच्चे, यहाँ पे G क्या है देखो, G आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सर इसको भी हम लोग क्या L लिखेंगे, यस L नहीं लिखेंगे, L(t⁻²) लिखेंगे। L(t⁻²) तो पावर क्या होगा 1/2। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, L⁻1/2 हो गया ऐसा, और डिवाइडेड में L⁻1/2 t⁻−1 ऐसा हो गया है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -2 कटेगा, ऐसा होगा। अब ये ने इसको काट कर दिया, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, t हो गया सिंपल। देखो LHS में क्या था,
LHS में क्या था T, और RHS में भी क्या हो गया T। देखो मैं ना मिस कर देता हूँ, ये 1 नहीं लिखता हूँ, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आपको मन है तो लिखो, आपको नहीं मन है तो मत लिखो, चलेगा, ठीक है ना। ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो आपको क्या करना है कि LHS और RHS जो भी लिखा हुआ है उसका डायमेंशन चेक करना है। अगर दोनों साइड डायमेंशन सही है, इसका मतलब वो फार्मूला जो आपको गिवन है वो आपका डायमेंशनली करेक्ट। वो कैसा है? डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है? सबको चमक गया? बताओ हाउ टू चेक, हाँ फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, यू कैन चेक ना नाउ। तो हाँ हाँ हाँ, और भी एग्जांपल चाहिए आपको? क्या लग रहा है, और एग्जांपल चाहिए? ओके, देखो वर्क डन का एग्जांपल देखते हैं बच्चे। जो वर्क डन है, कल मैंने आप लोगों को कैलकुलेट कराया था, तो आप लोग को जो वर्क डन का एग्जांपल सबको पता है, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो आपको वर्क डन इक्वल टू होता था एफ डॉट एस, आप सबने पढ़ा है, एफ डॉट एस होता था। तो मैं बोलूँ कि LHS और RHS का डायमेंशन देते हैं, तो वर्क डन का अगर डायमेंशन मैं बोलूँ तो आप बोलोगे सर एम होगा, एल स्क्वायर होगा और टी टू द पावर -2 होगा। कल सर आपने निकाला था इसलिए मुझे याद है, ठीक है। अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चे, एम एल टी टू द पावर -2। इतनी बार लिख लिया कि याद हो गया, ठीक है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता था? सिंपल है। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लिखेंगे m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। अरे जब ये पावर में 0 नहीं तो 1 ही हो गया ना यार, ये तो 1 ही हो गया ना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, वो रखता है टाइम, है ना। सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है वो है टाइम। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम सेव करना चाहिए। अभी आप बच्चे हो, अभी आप जो है सो अभी स्टार्ट किए हम लोग फिजिक्स पढ़ना, है ना। तो हम लोग अभी टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में आपको कोई चीजें सबसे ज्यादा कम पड़ेगा, वो है टाइम। आपके पास बहुत पैसा है फिर भी टाइम जो है आप खरीद नहीं सकते हो। लाइफ में भी आप टाइम नहीं खरीद सकते। जैसे अभी आप क्लास 11-12 में हो, तो अभी जो आपके लिए टाइम है ना, बाद में जैसे मैं अभी चाहूँ कि मैं अभी फिर से वो टाइम जिस टाइम में आप लोग को अभी उस टाइम को जी, तो मैं नहीं जी सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो टाइम मेरा खत्म हो गया। तो टाइम को जो है सो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ यूज़ करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है सो हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट। सही ये भी है, सही ये भी है, तो ये लिखे ना, पेन इंक भी बचेगा, है ना, टाइम बचेगा, बहुत सारा, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। बाकी आपको जैसे मन है वैसे लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, देखो m, ठीक है सर m लिख दिया, l एक और l हो गया तो l स्क्वायर लिख दिया, टी टू द पावर -2 हो गया। सर मुझे तो LHS में यही लिखा, LHS में यही लिखा सर, RHS में भी वही है। इसका मतलब सर ये फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे करेक्ट है, ये करेक्ट है, हाँ ठीक है करेक्ट। मैं आपको ना एक दो लुकिंग लाइक फार्मूला बताऊंगा जो डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखता है लेकिन एक्चुअल में करेक्ट है। उसके पीछे जो रीजन है वो चीज मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको काइनेमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वहां पे आपको एक दो रिलेशन दिखाऊंगा। हाँ विवेक, विवेक बोला था रिपीट करने ना, समझ में आया विवेक? ओके, तो आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। 3 एग्जांपल ले ले, बहुत बेसिक बेसिक है, ठीक है। जो टफ कॉन्सेप्ट आएगा ना बच्चे, उसमें मैं खुद ही बहुत सारा एग्जांपल लेकर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तुम लोग को एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना आप आंख बंद करके फॉलो करते रहो। आई एम नॉट जस्ट टीचिंग यू फॉर द बोर्ड एग्जाम। अगर आप सिर्फ मुझे फॉलो करते रहोगे तो ट्रस्ट मी, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, आपके आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आप उस एग्जाम के बेस कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप बनाओगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम को फॉलो करते हो आप बना पाओगे, ठीक है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको ब्लाइंडली मुझे फॉलो करना होगा, जो जो मैं बोलता हूँ जितना जितना मैं बोलता हूँ उतना करते जाओ। बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कराऊंगा, आप सारे सब्जेक्ट को फॉलो भी कर लोगे और आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। बढ़िया अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरा, 3-4 साल 5 साल का। अब ये नहीं है 20 साल का नहीं है, हाँ, लेकिन इस 4-5 साल में मैंने बहुत सारे रैंकर्स को पढ़ाया, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपके यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में नहीं पढ़ाया, मैं ऑल ओवर इंडिया में, मैं दिल्ली से स्टार्ट किया था पीछे, फिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में पढ़ाया ही, यहाँ आसाम में तो 2017 में भी पढ़ाया था, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद फिर नागालैंड में पढ़ाया, फिर मेघालय में पढ़ाया हूँ मैं, अरुणाचल में पढ़ाया हूँ। तो इतने सारे जगह पे 4-5 साल पढ़े, बहुत दुनिया देखा और बहुत सारे रैंकर्स क्रिएट किए, ठीक है ना। तो आप जो है ऐसे ट्रस्ट करो, मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊँगा आप पढ़ते जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो आप फिजिक्स से लेकर के एकदम से टेंशन फ्री हो। आप कोई भी बुक बनाओगे आप डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा बनाने का, नहीं होगा कोई बात नहीं यार, लेकिन अभी तक तो शायद यहाँ नहीं हुआ है कि कोकराझार मेरे से कोई डाउट्स पूछा हो ना हुआ हो,
लेकिन हो सकता है मुझे, मैं बहुत खुश हूँगा कि मेरे से कोई पूछे और मुझे लगे कि हाँ मैं कल बताता हूँ आपको, रुक जाओ, ऐसा डाउट सुनने से मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोग कोशिश करो पूछने का, ठीक है। अब क्या किए कि टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स ऐसे सर्च करके और नित्य सर से पूछ लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, आप अपने सिलेबस का पूछो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पूरा फिजिक्स आता है और किसी को नहीं आ सकता, है ना। टू डेराइव नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू डेराइव relationship between physical quantity, ठीक है। मतलब क्या है सर, आप क्या बताना चाहते हो? ये तो सर आप ऐसे लिख रहे हो जैसे कि आप मुझे प्रूफ करना बताओगे। यस, देखो मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर, जा समझो। टू डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, तो मतलब सर आप एक ऐसा मेथड बताने वाले हो अभी हम लोगों को कि हम लोग इससे किसी भी फार्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं। किसी का नहीं कर सकते, बट एक लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मूला जिसमें कांस्टेंट वगैरह नहीं होता, जहां पे चीजें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होती है, वैसे चीजों का फार्मूला का आप डेरिवेशन कर सकते हो। अच्छा सर, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, डेरिवेशन कर लेंगे? यस, आप कर सकते हो। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो, है ना। ये एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप सब ने पढ़ा होगा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। किस तरह से डेराइव कर सकते हैं हम लोग, इस चीज को देखते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है, और कोई ऑब्जेक्ट मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। नेक्स्ट क्लास कौन सा है बच्चे? नेक्स्ट क्लास कौन सा है आप लोगों का? आईटी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा क्लासेस 10-15 तक होता है, मुझे लगता है कि मैं 10-20 तक क्लासेस लूँगा, ठीक है। तो आप लोगों का गैप जैसे सिर्फ 10 मिनट का मिलेगा। तो देखो ये एम है, एम मास है, और इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है इधर की ओर वी है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, एफ सी। तो आपने एफ सी का जो फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है कि एम बी स्क्वायर बाय, अगर इसका रेडियस जो है यहाँ वो आर है, तो एम बी स्क्वायर बाय आर। मुझे लगता है कि ये रिलेशन बच्चों ने पढ़ा है, सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाता है क्लास 9th में, तो ये रिलेशन आप लोग ने पढ़ा होगा, एम वी स्क्वायर बाय। अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन इन क्लास 11th, ठीक है। अभी के लिए आप याद रख लो कि यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम में डेराइव करो, मैं तो लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं लिखूंगा कि डेराइव द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इतना लिख दिया, बिटवीन एम वी एंड आर, ऐसा करके लिख के सिर्फ दे दिया आपको। तो आपको, आप जो है सो भूल गए, मान लो आप जो है सो भूल गए, तो आप कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे निकालना है, देखो आप यहाँ पे लिखोगे एफ, आपको नहीं पता है कि ये इस तरह से, आपको सिर्फ पता है कि आपको रिलेशन चाहिए बिटवीन एफ एम वी एंड आर, आपको ये रिलेशन चाहिए। मैं एंड का ये आर, ये वाला ना हमेशा उल्टा ही लिखता हूँ, आज से नहीं बचपन से, ठीक है। तो अगर इसको सही करें तो ऐसे होगा, है ना। तो मैं हमेशा ही, तुम देखोगे मैं उल्टा लिखता हूँ। तो ये जो है एम वी आर, ठीक है। इसको रिलेशन आपको डेराइव करना, आपको पता है कि इसमें ये सब होता है, लेकिन कैसे होता है, ऐसे डेकोरेटेड होता है कि नहीं, ये आपको नहीं पता है, मान लो यू डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है ना। तो आप कैसे डेराइव करोगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको कैसे डेराइव करोगे ये चीज़ देखो। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप एफ लिखोगे, ठीक है सर। मास के पावर में आप ए लिख दोगे, वेलोसिटी टू पावर में आप जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी उसके पावर में आप बी लिख दोगे, एंड रेडियस है, रेडियस के पावर में आप सी लिख दोगे। बाकी आपको कुछ भी पता नहीं है, बाकी आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन आपको फोर्स का तो डायमेंशन पता है, आपको फोर्स का तो डायमेंशन पता है। अब फोर्स का डायमेंशन लिख लो, फोर्स का डायमेंशन सर आप इतनी बार लिखो, याद हो गया हम लोग को, सबको याद हो जाना चाहिए इतनी बार फोर्स, क्योंकि बहुत काम आता है। मास है सर, मास का डायमेंशन तो सिर्फ एम होता है, पावर में लिख दे सर, ठीक है। वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 होता है, पावर में बी लिख दे सर, यस। रेडियस है सर, इसका ये तो लेंथ हो गया ना सर, इसका पावर सी, ऐसा लिखो होगा। इसका मतलब इसको फिर से डेकोरेट कर लेते हैं, m1 l t टू दी पावर -2, देखना आप लोग, मजेदार है। और इधर भी डिस्टेंस m टू दी पावर a हो गया सर, ठीक है। l टू दी पावर b हो गया सर, l टू दी पावर b, लेकिन यहाँ एक और भी तो है सर, तो प्लस में c लिख दे क्या, हाँ लिख दो, t टू दी पावर -b हो गया सर, ठीक। अब देखो LHS और RHS को कंपेयर करो जरा देखो, तो पहले m टू दी पावर 1 है और m टू दी पावर a है, इसका मतलब सर a इक्वल टू 1 हो गया क्या, यस। l टू दी पावर 1 है और l टू दी पावर b प्लस c है, इसका मतलब सर b प्लस c जो है इक्वल टू पावर 1 हो गया क्या, यस।
सर टी टू दी पावर -2 है और टी टू दी पावर -b है, तो इसका मतलब सर b इक्वल टू 2 हो गया क्या? यस, b इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ सर कैसे होगा फिर? अरे b का वैल्यू रख दो, b का वैल्यू रख दो, c इक्वल टू -1 हो गया, c इक्वल टू -1 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको f इक्वल टू जो है ना m टू दी पावर a b टू दी पावर b एंड c टू दी पावर क्या है r टू दी पावर c। देखो क्या लिखता हूँ मैं, जल्दीबाजी करने लग गया ना। f इक्वल टू m टू दी पावर मास टू दी पावर a, आपको पता नहीं कैसे होगा, फिर भी आपने लिख दिया। v टू दी पावर b लिख दिया सर, एंड r टू दी पावर c लिख दिया। abc का सब वैल्यू पता है आपको, तो f इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 1, a टू दी पावर यहाँ हो जाएगा m 1, v टू दी पावर सर 2 है, इसका मतलब क्या v स्क्वायर हो जाएगा सर। यस ओके, c टू दी पावर सॉरी r टू दी पावर c है -1 हो जाएगा सर, -1 वाले को आप नीचे ला सकते थे कि नहीं। इसका मतलब f का फार्मूला सर हो गया m, कुछ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। देखो ये रिलेशन आ गया कि नहीं, ये रिलेशन आया कि नहीं बताओ। तो मैंने जो ये फार्मूला आपको नहीं याद है, तो क्या आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हो कि नहीं रिलेशन? जरा मुझे बताओ, कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, और एग्जाम्पल मांगता है आप लोग को, और एग्जाम्पल चाहिए इस पर बेस्ड, एक और एग्जाम्पल चाहिए। ओके अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो कि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सबको पता है कि सर ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो कौन सा केसेस होता है कि मान लो एक ब्लॉक है, मैं बोला था कि मैं थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड करूंगा, एक ब्लॉक है जिसका मास m है एंड इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ v वेलोसिटी, है ना। तो इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, तो आप लिखोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये रिलेशन नहीं पता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको ये रिलेशन नहीं पता है, और मैं बोला कि बच्चे आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन एस्टैब्लिश करो, establish the relation here between the kinetic energy, mass and velocity। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ kinetic energy, mass and speed of the block के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे? If you have to derive the relation between the kinetic energy, mass and velocity, then how you will derive? देखो सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लिया रिलेशन ड्राइव करो, इसका डेरिवेशन भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाऊंगा, यही मेथड नहीं है, ये मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ जिससे आप कर सकते हो, है ना। तो कैसे करेंगे सर? अच्छा बच्चे यहाँ ना ये 1/2 नहीं आ पाएगा, समझना, ये 1/2 आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होता है ना। तो आपको ये चीज का रिलेशन आप डेराइव कर सकते हो, तो करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का आप लोग को डायमेंशनल फार्मूला मैंने बताया था, वो था एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। आपको कैसे याद रहता है सर? मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग 2-3 महीने ही इसको ठीक ठाक से पढ़ोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, याद रह जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, मास टू दी पावर सर आप जैसे बोले थे वैसे हिसाब से तो ए लिखना पड़ेगा, और वी टू दी पावर सर 2 ही है, तो यहाँ पर बी लिख देते हैं, काम हो जाएगा। हाँ अब देखो एम का तो एम ही हो गया, ए हो गया, वी क्या होता था एल टी टू दी पावर -1 होता था, यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई करो तो ये बी हो गया और ये बी हो गया। अब इसको कंपेयर करना है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 से, ठीक है सर। तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से पता चले यहाँ 1 है, तो ए इक्वल टू सर 1 आ गया, ठीक है, और बी इक्वल टू दिख रहा है सर 2 आ गया, ठीक है। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास आ गया। आपको यहाँ वाला जो फार्मूला है एम टू दी पावर ए एंड वी टू दी पावर बी, इसमें पुट कर दो, तो m टू दी पावर a पुट करोगे आप तो 1 है, a का वैल्यू 1 है तो m हो गया, और v का पावर क्या है 2 स्क्वायर हो गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। लेकिन देखो यहाँ 1/2 मिसिंग है, तो इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख पाओगे, ठीक है ना। वैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज अ लिमिटेशन ऑल्सो, यही डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन भी है कि वट एवर द कॉन्स्टेंट यू आर नॉट एबल टू कमेंट ऑन द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या है इस पर आपको कमेंट ही नहीं कर पाते हो आप, यही तो रिलेशन इस डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन है। मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या लिमिटेशन है, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सब मैं बताऊंगा लास्ट में। अभी जो है तो मैं आपको लिमिटेशंस भी बताऊंगा, है ना। समझ में आ रहा है सबको? बताओ हाँ ना। ओके देखो अभी क्या है कि मुझे लग रहा है कि मैं क्लासेस इसलिए एक्सटेंड नहीं करूंगा, आई डोंट नो अबाउट द आईपी सर जो है, आईपी के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है?
आईपी के साथ क्या होता है, बायो ना? हाँ, एक एक बच्चे का आईपी होता होगा, किसी और दूसरे बच्चे का बायो होता होगा, है ना? तो एक टीचर का क्लास होता तो कोई बात नहीं, मैं उनको टेक्स्ट कर देता और मैं 5 मिनट, क्योंकि अब जो है ना जस्ट 10 मिनट्स का लेक्चर बच गया है, और 10 मिनट्स का लेक्चर लेने के बाद ये टॉपिक ही पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन दो दो टीचर है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है? तो अपन नेक्स्ट क्लास में जो है ना इससे आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस भी बना लेंगे, और उसके बाद होगा तो मैं आपसे एक छोटे से के बाद एरर स्टार्ट कर लूंगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। किसी का कोई डाउट है क्या आज के लेक्चर में? ओके।